हेलो एवरीवन। आज हम बीम के बीम के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और एक बीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बीम का। एक भी सिंपली सपोर्ट बीम ऐसे ही ले ली, कोई भी बीम आप ले सकते हैं। फिलहाल एक एग्जांपल के हमने ले लिया और सबसे पहले यहाँ पर ए पर हिंज है, बी पर रोलर है, तो यहाँ पर हम इसके रिएक्शंस को जल्दी से डिटरमाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हिंज सपोर्ट है तो हमारे पास ए वाई होगा और साथ में एक और रिएक्शन होगा दैट इज ए एक्स, और यहाँ पर हमारे पास बी पर रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पर एक रिएक्शन होगा दैट इज बी वाई। और अपनी कंडीशन को इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देते हैं तो सब समेशन ऑफ एम ए इक्वल्स टू 0। एक बात आप लोग सब लोग ध्यान रख लीजिए कि मूवमेंट लेने की एक आदत किनारे वाले पॉइंट के अबाउट ही ले लीजिए। जो सबसे किनारे वाला पॉइंट होगा उसको कोई भी नाम हो, जैसे भाई नाम ए है, कभी उसका नाम बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, चाहे कोई भी बीम हो, चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम हो, चाहे ओवरहैंगिंग बीम हो, चाहे कैंटिलीवर बीम हो, किनारे के अबाउट ही ले लीजिए मूवमेंट, ताकि एक प्रकार से एक तरीका आपके सामने आ जाए, बार बार आपको इधर उधर दिमाग ना लगाना पड़े और इजीली हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ए के अबाउट जो मूवमेंट 0 करेंगे तो ए एक्स और ए वाई ए से गुजर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं बनाएंगे। 10 क्लॉकवाइज घूम जाएगा और 10 की ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 हो जाएगी, सारी डिस्टेंस ए से मेजर करनी है। 20 क्लॉकवाइज घूम जाएगा, ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 7 है, बी वाई एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 है। इजी एग्जांपल लिया है क्योंकि हमें मेन शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को समझना है। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 3 30, 20 इंटू 7 हो गया आपका 140 इज इक्वल टू 10 बी वाई। तो यहाँ से बी वाई की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी दैट इज 17 किलो न्यूटन। ओके, फिर हम दूसरी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। जब हम समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए वाई है, 10 है, 20 है और बी वाई है। तो हम लिख सकते हैं ए वाई ऊपर की तरफ है, 10 नीचे की तरफ है, 20 भी नीचे की तरफ है और बी वाई ऊपर की तरफ है, दैट इज ऑल इक्वल टू 0। तो बी वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ए वाई की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी दैट इज 13 किलो न्यूटन। समेशन एफ एक्स 0 को अप्लाई करेंगे तो एक्स अकेला फोर्स अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दैट इज समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 लगाएंगे तो एक्स के साथ लिखने के लिए कुछ नहीं होगा, तो एक्स की वैल्यू सिंपली इक्वल्स टू हो जाएगी दैट इज 0। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आपको दिमाग में फिट करना है, ये एक प्रकार की इंटरनल चीजें हैं बीम की, यानी कि दीज आर द इंटरनल फोर्स एंड इंटरनल मूवमेंट। ये एक्सटर्नल नहीं है, जैसे मान चलो ये 10 किलो न्यूटन है, ये 20 किलो न्यूटन है, दीज आर द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड्स, ये बाहर से लोड अप्लाई किया है। लेकिन शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जनरेट होंगे बॉडी के अंदर या फिर बीम के अंदर, वो इंटरनल फोर्स और इंटरनल मूवमेंट है। तो जब भी किसी इंटरनल चीजों को आपको देखना है तो आपको बीम को ब्रेक करना पड़ेगा या कट करना पड़ेगा किसी जगह पर। तो मान के चलते किसी जगह पर कट कर रहे हैं और इस पॉइंट का नाम हम दे दे रहे हैं एक्स, इस जगह इस लोकेशन को नाम दे दे रहे हैं एक्स। तो इस x अगर हम यहाँ पर कट करेंगे तो ये बीम दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक हिस्सा आपका हो जाएगा लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो अगर हम लेफ्ट वाले हिस्से को बनाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये, और ये यहाँ पर x हो गया, इसके लेफ्ट में एक फोर्स यहाँ पर दिख रहा है दैट इज ऑफ 10 किलो न्यूटन, एक फोर्स और दिख रहा है दैट इज ऑफ ए वाई। ए एक्स को लिखने की जरूरत नहीं है, वो 0 है, और ए वाई की वैल्यू हम लोगों ने डिटरमाइन कर चुके दैट इज 13 किलो न्यूटन। आप देख सकते हैं इस एक्स के लेफ्ट में एक 10 किलो न्यूटन का फोर्स है और ए वाई है, और इस जगह पर तो यानी कि इतने पार्ट को आपको कट करके अलग बनाना है। इसी तरीके से आप राइट वाले पार्ट को बनाएंगे, राइट वाला पार्ट, तो राइट वाला पार्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये वही पॉइंट है दैट इज एक्स, बस ब्रेक किया इसलिए ब्रेक करके अलग अलग जगह दूर नजर आ रहे हैं, और इसके राइट में एक 20 किलो न्यूटन का फोर्स है और साथ में आपके पास एक दैट इज बी वाई है। ओके, जहां पर हमने कट किया है मान लेते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस को 1 मीटर मान लेते हैं और ये डिस्टेंस को हम लोग 3 मीटर मान लेते हैं, 4 है टोटल इसलिए 3 हो जाएगा। तो यहां पर भी हम उस डिस्टेंस को दिखा सकते हैं, ऊपर ये वाली डिस्टेंस 3 मीटर है और ये वाली डिस्टेंस 1 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस 3 मीटर है और ये डिस्टेंस भी यहां से यहां तक 3 मीटर है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर पूरी बीम इक्विलिब्रियम पर होगी तो बीम को आप कितने भी हिस्सों में बांट लीजिए, कितने भी हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, उसका हर हिस्सा इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए। जैसे अगर हमने ये एक्स के लेफ्ट वाले हिस्से को अलग किया राइट वाले, तो वो पार्ट भी इक्विलिब्रियम पर होने चाहिए और इक्विलिब्रियम की कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं समेशन m0, समेशन fy0, समेशन fx0, वो सब की सब इस लेफ्ट वाले पार्ट में भी अप्लाई होनी चाहिए और राइट वाले पार्ट में भी अप्लाई होनी चाहिए। यानी कि टोटल मूवमेंट
किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो होना चाहिए, टोटल मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट जीरो होना चाहिए। समेशन एफ वाई अगर इस पार्ट पे लगाएं तो भी जीरो निकल के आना चाहिए, समेशन एफ वाई इस पार्ट पे लगाएं तो भी जीरो निकल के आना चाहिए, यानी कि ये दोनों पार्ट इक्विलिब्रियम पर होने चाहिए, कट आउट पार्ट्स हैं। अब इक्विलिब्रियम कंसेप्ट के हिसाब से तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन क्या वाकई में दिखने पर हमको ये इक्विलिब्रियम जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस बात को जरूर महसूस करना है। इक्विलिब्रियम को मैं जरूर महसूस करना है कि ऐसा यहां पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ध्यान से देखते हैं, एक फोर्स ऊपर की तरफ है 13 किलो न्यूटन और एक फोर्स नीचे की तरफ है 10 किलो न्यूटन। इसी बात से पता चलता है कि ये फोर्सेस बैलेंस नहीं है, क्योंकि 13 ज्यादा हो रहा है 10 कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई इंटरनल फोर्स जरूर डेवलप हो रहा है, ताकि बीम इक्विलिब्रियम पर है। तो पहले बताया वो इंटरनल फोर्स कुछ ऐसा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू एग्जैक्टली होगी 3 किलो न्यूटन। तभी तो ये 10 + 3 13 नीचे की तरफ, इस 13 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ को बैलेंस कर देंगे। इसी तरीके से हम यहां भी देखिए, जैसे बी वाई की वैल्यू थी 17 किलो न्यूटन, नीचे की तरफ फोर्स 20 है, ऊपर की तरफ 17 है, तो यानी कि ऊपर की तरफ कम पड़ रहा है, तो यानी कि यहां पर जो इंटरनल फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ होगा, दैट इज ऑफ 3 किलो न्यूटन। इसका मतलब है अब ये बीम, अब ये एफबीडी जो है पूरा इक्विलिब्रियम पर नजर आ रहा है फोर्सेस के नजरिए से, 13 और 10 + 13, यानी कि ये जो इंटरनल फोर्स है वो काट के हमें दिखा, ऐसे नहीं दिखता, और ये 3 किलो न्यूटन फोर्स है। अब ये देखिए, ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं, वैल्यू जो है तीनों की 3 किलो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, और वो होने भी चाहिए, क्योंकि अगर हम वापस इनको जोड़ेंगे, बीम को अगर हम जोड़ देंगे तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वापस बीम हमको ऐसी मिलेगी जो कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 3 किलो न्यूटन ऊपर नीचे की तरफ हो और ये 3 किलो न्यूटन भी नीचे की तरफ हो। तो ऐसे अगर हम इनको आपस जोड़ देंगे तो यहाँ पर एक कोई एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप हो जाएगा 6 किलो न्यूटन नीचे की तरफ, अगर 3 नीचे की तरफ भी हो तो अगर जोड़े तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड होने चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने कट किया इसलिए नजर आ रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली बैलेंस होंगे, जब जोड़े जाएंगे तो वो गायब हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, वापस भी हमको सही सलामत इक्विलिब्रियम पर मिलेगी। तो आप इसको कह सकते हैं दिस इज द एफबीडी ऑफ लेफ्ट पार्ट एंड दिस इज द एफबीडी ऑफ राइट पार्ट। ओके, तो इसका मतलब हमें दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस मिले हैं बीम के इस सेक्शन पर, बीम की इस जगह पर। ये जो फोर्सेस हैं ये बीम के सरफेस के, अगर वहां पर हम जो उसका क्रॉस सेक्शन है उसके सरफेस के अलॉन्ग लग रहे हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए ये हमने बीम का ये वाला हिस्सा बना दिया, ठीक है, ये हिस्सा बना दिया, ये पोजीशन जो है वो एक्स है, पोजीशन जो एक्स है। तो ये जो 3 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है ये सरफेस के अलॉन्ग इस तरीके से लग रहा है, दैट इज 3 किलो न्यूटन। अगर हम यहां पर राइट वाले हिस्से को बनाना चाहें, ये वाला, तो ये वाला यहां पर हमको एक फोर्स ऊपर की तरफ मिल रहा है, दैट इज ऑफ 3 किलो न्यूटन। ये देखिए, तो ये जो पोर्शन है, ये जो बीम का ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। हालांकि अभी बीम के टॉपिक्स में क्रॉस सेक्शन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा, लेकिन यहां पर हमने समझने के लिए दिस शेप इज नोन एज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। तो ये जो फोर्स है वो 3 किलो न्यूटन सरफेस के अलोंग लग रहा है, और ये भी, और कोई भी फोर्स जब सरफेस के अलोंग लगता है तो उसको हम शेयर फोर्स कहते हैं। और ये और पोजीशन सेम है, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स, यानी कि एक ही जगह पर दो ऐसे इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं जो कि इक्वल और अपोजिट हों, जो बीम के उस पर्टिकुलर पोजीशन को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को शेयर ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला फोर्स नीचे ले जाने की कोशिश करेगा और ये वाला फोर्स ऊपर ले जाने की करेगा, उसी जगह पर, उसी पोजीशन पर। तो इस तरह की सिचुएशन को, इस तरह के फोर्सेस की सिचुएशन को शेयर ऑफ कहते हैं, मतलब काटने की कोशिश करेंगे, नीचे और ऊपर की तरफ होंगे एक ही जगह पर। इसीलिए इस फोर्स का एक और नाम है, दैट इज शेयर फोर्स। है तो इंटरनल फोर्स, लेकिन इसका नाम शेयर फोर्स इसलिए है क्योंकि वो सरफेस के अलोंग लग रहा है और बीम के उस पोर्शन को कट, ये नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ एक ही जगह पर दो फोर्सेस हो रहे हैं जो शेयर ऑफ कर रहे हैं। सो दिस फोर्स इज नोन एज द शेयर फोर्स। ये कैसे कैलकुलेट होता है मैथमेटिकली, न्यूमेरिकल्स के लिए, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम सिर्फ कंसेप्ट को देख रहे हैं। अब वापस फिर से हम बीम के इन हिस्सों को देखते हैं, ये वाला हिस्सा। तो हमें लगा कि अब बीम इक्विलिब्रियम पर हो गए क्योंकि फोर्सेस बैलेंस हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम ध्यान से इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखें तो ये दोनों के दोनों नॉन कॉन्करेंट सिस्टम है। यानी कि ये जो हमें पहले पता है बीम का जो एफबीडी है वो होता है आपका कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम, यानी कि सारे फोर्सेस एक प्लेन पर नहीं होंगे। तो जब सारे फोर्सेस एक प्लेन पर नहीं होते तो आपको पता है वहां पर तीनों कंडीशंस अप्लाई होती हैं, समेशन m0 और समेशन fy0 और जरूरत पड़ने पर समेशन fx0। तो देखा जाए तो अभी हमने समेशन fy0 को तो बैलेंस कर लिया क्योंकि फोर्सेस को तो बैलेंस हम कर चुके हैं,
लेकिन क्या वाकई में बीम लग तो रही है इक्विलिब्रियम पे, लेकिन वाकई में क्या बीम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? बीम के हिस्से इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? मूवमेंट जीरो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे टोटल मूवमेंट? तो किसी पॉइंट के अबाउट हमें बीम को रोटेट करके देखना पड़ेगा। तो अगर किसी पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस का मूवमेंट जीरो आ रहा है तब तो ये इक्विलिब्रियम पर है। लेकिन अगर किसी पॉइंट के अबाउट सारे फोर्स का मूवमेंट जीरो नहीं आ रही, मूवमेंट कोई ना कोई वैल्यू आ जा रही है, इसका मतलब ये बीम रोटेशन के हिसाब से इक्विलिब्रियम पर नहीं है। रोटेट होगी बीम तो भी इक्विलिब्रियम पर नहीं होगी। इसका मतलब है हम इसको चेक करेंगे कि ये मूवमेंट के नजरिए से बैलेंस्ड है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जहां पर हमने कट किया उसी पॉइंट पर हम मूवमेंट ले रहे हैं। इसका मतलब हम लोग निकालेंगे समेशन ऑफ एम एक्स, उसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हम जीरो नहीं कह सकते, अगर जीरो आ गया तो ठीक है, इक्विलिब्रियम पर होगा। तो अभी हम लोग इसको लेंगे दैट इज फॉर लेफ्ट पार्ट, यानी कि सारे फोर्सेस का मूवमेंट हम एक्स के अबाउट डिटरमाइन करेंगे, इस एक्स के अबाउट। अब ये 3 किलो न्यूटन यहीं से गुजर रहा है तो ये तो कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा। 10 किलो न्यूटन इस एक्स के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 इंटू 1। ओके, अब एक्स के अबाउट लेना जरूरी है समझने के लिए। और 13 क्लॉकवाइज घूम जाएगा और 3 + 1 4 हो जाएगा, क्योंकि एक्स से डिस्टेंस मेजर करना है। तो ये हो जाएगा +13 इंटू 4। ये तो समझ ही में आ रहा है, वैल्यू जीरो नहीं होगी। दैट इज इक्वल टू -10 इंटू 1 10 हो गया, और 13 4 जो 52 हो गया, यानी कि ये आ जाएगा +42 किलो न्यूटन मीटर। यानी कि इससे ये बात पता चलती है कि अगर हम ये 42 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, इसका ये पता चलती है कि अगर हम एक्स के अबाउट उस लेफ्ट वाले पार्ट को रोटेट करेंगे या फोर्सेस को घुमाएंगे तो हमें एक क्लॉकवाइज मूवमेंट मिल जाएगा 42 किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब है ये पूरी बॉडी या ये जो लेफ्ट हिस्सा है वो एक्स के अबाउट क्लॉकवाइज घूम रहा है विद अ मूवमेंट वैल्यू 42 किलो न्यूटन मीटर। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता है पहले ही बीम इक्विलिब्रियम पर है। तो इसका मतलब चूंकि ये क्लॉकवाइज है, यानी कि इसी जगह पर एक इंटरनल मूवमेंट होगा, इसी जगह पर एक इंटरनल मूवमेंट होगा, और वो डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्योंकि आपका मूवमेंट यहां पर कितना आ रहा है 42। इस 42 को बैलेंस, और ये क्लॉकवाइज था तो इस क्लॉकवाइज को बैलेंस करने के लिए मूवमेंट डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, और उसकी वैल्यू एग्जैक्टली होनी चाहिए 42 किलो न्यूटन मीटर। तभी एक्स के अबाउट जो एक्सटर्नल फोर्सेस और रिएक्शंस मूवमेंट बना रहे हैं +42 था, उसको ये बैलेंस 42 एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस कर देगा, और बीम का ये वाला हिस्सा इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप राइट वाले हिस्से को देखिए, राइट वाले हिस्से में भी देखिए 42 ही आएगा। अभी आप जैसे अब हम देखते हैं, फिर से हम निकालते हैं समेशन ऑफ एम एक्स, लेकिन इस बार हम निकालेंगे राइट पार्ट के। ओके, तो राइट वाले पार्ट को देखते हैं, यानी कि एक्स के अबाउट मूवमेंट लेना है। तो ये 3 किलोमीटर यहीं से गुजर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा। 20 वाला क्लॉकवाइज घूम जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू 3। फिर ये वाला बी वाई 17 एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, एक्स से डिस्टेंस मेजर करेंगे 6 होगा, तो यानी कि इट विल बी -17 इंटू 6। तो 20 इंटू 3 हो गया आपका 60, और 17 6 जा 102, तो यानी कि वैल्यू आ गई है -42 किलो न्यूटन मीटर। और माइनस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, माइनस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के अबाउट जो सारे फोर्सेस और रिएक्शंस रोटेट करेंगे, उनकी रोटेशन की वजह से जो मूवमेंट बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। यानी कि इस पॉइंट एक्स के अबाउट जो बॉडी घूम रही है, वाला राइट वाला हिस्सा घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो डेफिनेट सी बात है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर जो इंटरनल मूवमेंट डेवलप होगा वो होना भी चाहिए, तभी तो ये वाला इसे, और उसकी वैल्यू एग्जैक्टली होगी 42 किलो न्यूटन मीटर, और वो 100% क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्योंकि इस एक्स के अबाउट जब हम मूवमेंट ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जब सारे फोर्सेस घुमाएंगे एक्स के अबाउट इस बीम के हिस्से को, तो उसको बैलेंस करने के लिए 42 पक्का क्लॉकवाइज होना चाहिए। और फिर इन दोनों को देखिए, जो एक्स पर मूवमेंट आया इंटरनल, और ये इसी जगह पर राइट वाले हिस्से के नजरिए से जो एक्स पर मूवमेंट आया, दोनों लोग इक्वल और अपोजिट भी होने चाहिए। जैसे ये 42 है, वैल्यू तो खैर सेम ही है 42, लेकिन दोनों अपोज, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज था, तभी तो जब बीम वापस जुड़ेगी तो ये 42 और 42 क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बीम आपको वापस इक्विलिब्रियम पर मिलेगी। तो इस तरह का जो इंटरनल मूवमेंट जो डेवलप होते हैं, जो एक ही जगह पर डेवलप हो रहे हैं, इस तरह के मूवमेंट को हम लोग बेंडिंग मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, बेंडिंग मूवमेंट के हिस्से के नाम से भी जानते हैं। अब इक्वल और अपोजिट है, ये तो आप समझ ही गए हैं। अब इसको बेंडिंग क्यों कहते हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। मान के चले ये एक्स वाला हिस्सा हमने इनलार्ज कर लिया, एक्स वाला हिस्सा हमने इनलार्ज कर लिया,
तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ये एक्स को इनलार्ज कर लिया, बड़ा कर लिया, तो यहाँ पर हमने देखा एक मूवमेंट है इस तरीके से, और यहाँ पर हमने देखा मूवमेंट इस तरीके से है, एंड इट इज ऑफ 42 किलो न्यूटन मीटर, एंड इट इज ऑल्सो ऑफ 42 किलो न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब है इस एक्स वाले हिस्से को ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये वाला हिस्सा ऐसे मोड़ने की कोशिश कर रहा है। यानी कि इसका जो शेप होगा, इसका शेप कुछ इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा जब ऐसे होगा तो इसको ऊपर ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, और ये वाला हिस्सा भी इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा उभर जाएगा बाहर की तरफ इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये दो मूवमेंट इस पोजीशन पर लग रहे हैं, इस एक्स पोजीशन पर लग रहे हैं, तो वो बीम के इस हिस्से को बेंड कर रहे हैं, यानी कि मोड़ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे उठा देगा, ये ऐसे उठा देगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अभी मान के चले कोई और केस ले लेते हैं, मान के चलो कुछ जो इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते वो ऐसे होते, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सिचुएशन हो जाती, और ये मतलब आप ये मत समझिए कि एक्स अलग अलग, ये पूरा एक्स को बड़ा करके दे रखा है, इसको बड़ा करके हमने दे रखा है, तो ये मूवमेंट ऐसे भी लग सकता है, ये मूवमेंट। अब बताइए बीम के एक ही पॉइंट पर, एक्स पोजीशन पर, अगर ये मूवमेंट ऐसे अप्लाई हो रहा है और ये ऐसे अप्लाई हो रहा है, यानी कि बीम के इस हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएगा और यहाँ पर ऊपर की तरफ उठाएगा, तो यानी कि नीचे वाले मतलब इस तरीके का शेप आपको अटेन होगा। तो ऐसे भी अटेन हो सकता है। तो अब जब मोड़ने का नज़रिया ऐसे भी हो सकता है, मोड़ने का नज़रिया ऐसे भी हो सकता है, अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि बीम के इन हिस्सों को वो बेंड कर रहा है, इसीलिए हम इस इंटरनल मूवमेंट को बेंडिंग मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।